हर सुबह वो अलार्म बजता है, हम उठते हैं और एक रूटीन शुरू हो जाता है। लेकिन कभी ये सवाल आता है मन में कि हम ये सब कर क्यों रहे हैं? क्या सिर्फ बिल भरने के लिए? या कोई गहरी वजह है इसके पीछे? कोई ऐसी चीज़ जो हमें सुबह बिस्तर से उठने पर मजबूर नहीं, बल्कि प्रेरित करती है? आज हम जिस विषय पे बात करने जा रहे हैं वो शायद हम सब ने कहीं ना कहीं सुना जरूर होगा, इकिगाई। इसके ऊपर एक बहुत ही मशहूर किताब भी है, इकिगाई द जापानीज सीक्रेट टू अ लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ। और हमारे पास भी उसी से जुड़े कुछ नोट्स हैं। लेकिन सवाल ये है कि आज की इस भागदौड़ भरे स्ट्रेसफुल दुनिया में क्या इकिगाई सिर्फ एक और अच्छा लगने वाला शब्द बनकर रह गया है, या ये वाकई में कोई प्रैक्टिकल टूल है? आज इसी की तह तक जाएंगे। और ये सवाल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इकिगाई को अक्सर सिर्फ लंबी उम्र का राज कहकर बेच दिया जाता है। हाँ बिल्कुल। पर जब हम इसके स्रोत को देखते हैं, जापान का ओकिनावा द्वीप, जहाँ दुनिया में सबसे ज्यादा लोग 100 साल से ज्यादा जीते हैं। तो बात सिर्फ उम्र की नहीं है। वहाँ लोग सिर्फ ज्यादा जी नहीं रहे हैं, वो ज्यादा अच्छा जी रहे हैं। हाँ, उनका राज किसी जादुई डाइट में नहीं है, बल्कि इस एक चीज में है कि उनके पास हर दिन जागने की एक वजह होती है। तो चलिए इसी वजह को समझने की कोशिश करते हैं। इकिगाई शब्द, जैसा कि हमारे स्रोत बताते हैं, ये 2 शब्दों से बना है। इकी मतलब जिंदगी और गाई मतलब वजह या मूल्य। तो शाब्दिक अर्थ हुआ जीने की वजह। सुनने में बहुत सिंपल लगता है, हाँ, लेकिन इसकी सादगी ही इसकी सबसे बड़ी ताकत है और सबसे बड़ी चुनौती भी। ओकिनावा के लोगों के लिए ये कोई फिलॉसफी नहीं है जिसे वो पढ़ते हैं। अच्छा, ये उनके जीने का तरीका है। एक कमाल की बात जो हमारे नोट्स में है वो ये है कि ओकिनावा में रिटायरमेंट जैसा कोई शब्द ही नहीं है। कोई शब्द ही नहीं है? नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि वो जिंदगी भर मजदूरी करते हैं। इसका मतलब है कि वो हमेशा वो काम करते रहते हैं जो उन्हें पसंद है और जिससे समाज को कुछ फायदा हो, चाहे वो अपने पोते पोतियों को कहानियां सुनाना हो या बागवानी करना हो। वो कभी रुकते नहीं, क्योंकि उनका उद्देश्य कभी खत्म नहीं होता। ये विचार ही अपने आप में बहुत क्रांतिकारी है, खासकर हमारी दुनिया में जहां लोग 40 की उम्र से रिटायरमेंट प्लान करने लगते हैं। लेकिन फिर सवाल वही आता है, कोई अपनी जीने की वजह खोजे कैसे? हमारे स्रोत एक बहुत मशहूर 4 चक्रों वाले मॉडल की बात करते हैं। पहला है, वो क्या है जो आपको करना पसंद है। दूसरा, आप किस काम में माहिर हैं। तीसरा, दुनिया को किस चीज की जरूरत है। और चौथा, किस काम के लिए आपको पैसे मिल सकते हैं। और कहते हैं कि जहां ये चारों मिलते हैं वही आपका वही इकिगाई है। बिल्कुल। और ये फ्रेमवर्क देखिए, समझने के लिए एक स्टार्टिंग पॉइंट है। हाँ, एक अच्छा शुरुआती बिंदु है। जैसे हमारे नोट्स में रवि का उदाहरण है। उसे पढ़ाना पसंद है, वो मैथ्स में अच्छा है, दुनिया को अच्छे टीचर्स की जरूरत है, और इस काम के पैसे भी मिलते हैं। तो सब कुछ एकदम सही बैठता है। हाँ। लेकिन हमें ये भी मानना पड़ेगा कि असल जिंदगी इन साफ सुथरे दायरों में नहीं बढ़ती। मैं यही कहने वाला था। ये मॉडल सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर क्या ये थोड़ा ज्यादा आदर्शवादी नहीं है? ज्यादातर लोगों के लिए जिस काम के पैसे मिलते हैं वाला जो चक्र है, वो बाकी तीनों पर इतना हावी हो जाता है कि जुनून और हुनर के बारे में सोचने का मौका ही नहीं मिलता। तो क्या इकिगाई सिर्फ कुछ लकी लोगों के लिए है जिनका पैशन उनके प्रोफेशन से मैच कर जाता है? ये एक बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म है इस मॉडल का। और मुझे लगता है कि ये मॉडल एक तरह से वेस्टर्न नजरिए से इकिगाई को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करता है। जापान में इकिगाई का कॉन्सेप्ट इतना बंधा हुआ नहीं है। वहाँ किसी का इकिगाई अपने परिवार की देखभाल करना भी हो सकता है, जिसके लिए शायद उसे सीधे तौर पर पैसे ना मिले। किसी का इकिगाई अपने छोटे से बगीचे में सब्जियां उगाना भी हो सकता है। तो शायद हमें इस चौथे चक्र, पैसे मिलना, को थोड़ा लचीले ढंग से देखना होगा। ये जरूरी नहीं कि आपकी जीने की वजह ही आपकी सैलरी का सोर्स हो सकता है आपकी नौकरी आपको वो संसाधन दे ताकि आप अपना इकिगाई जी सकें। ये एक बहुत ही दिलचस्प नजरिया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि व्यस्त रहना और सार्थक महसूस करना, ये 2 बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। आज की जो हसल कल्चर है उसमें हर कोई हर वक्त बिजी है, लेकिन क्या वो वाकई में खुश हैं? हमारे स्रोत इस पर सवाल उठाते हैं। और ये बहुत जरूरी सवाल है। स्रोत में जापान की एक 90 साल की महिला की कहानी है। वो हर सुबह अपने बगीचे में काम करती थी। किसी ने उनसे पूछा कि वो थकती नहीं है। उनका जवाब कमाल का था। उन्होंने कहा, थकावट तब होती है जब काम बोझ लगे, ये तो मेरी खुशी है। वाह! मुझे लगता है ये एक लाइन आज के पूरे हसल कल्चर को चुनौती देती है। हम जिसे ग्राइंड या हसल कहते हैं,
वो शायद बस एक ऐसा काम है जिसमें हमारा दिल नहीं लगता है। और जो वो महिला महसूस कर रही थी, मनोविज्ञान में उसके लिए एक बहुत सटीक शब्द है, फ्लो। हाँ, फ्लो स्टेट। ये वो दिमागी हालत है जब आप किसी काम में इतने डूब जाते हैं कि आपको समय का, आसपास की दुनिया का कोई होश ही नहीं रहता है। जैसे एक पेंटर जब पेंटिंग कर रहा होता है या एक प्रोग्रामर जब कोड लिख रहा होता है। बिल्कुल। और ये फ्लो के पल महज अच्छा महसूस करने से कहीं ज्यादा है। ये वो पल है जब हम अपनी क्षमताओं का पीक इस्तेमाल कर रहे होते हैं। चुनौती और स्किल के बीच एक सही बैलेंस होता है। अगर काम बहुत आसान है तो हम बोर हो जाते हैं। सही बात है। अगर बहुत मुश्किल है तो एंग्जाइटी होती है। फ्लो ठीक बीच में होता है और स्रोत बताते हैं कि जो लोग रेगुलरली फ्लो का अनुभव करते हैं वे ज्यादा खुश रहते हैं। तो शायद इकिगाई खोजने का एक प्रैक्टिकल तरीका ये हो सकता है कि हम उन एक्टिविटीज को पहचानें जो हमें फ्लो में ले जाती हैं। लेकिन यहाँ एक मुश्किल है, कई मॉडर्न नौकरियों में फ्लो की गुंजाइश ही नहीं होती। मीटिंग्स, ईमेल्स, लगातार नोटिफिकेशंस, ये सब तो फ्लो के दुश्मन हैं। तो क्या इसका मतलब यह है कि अपनी नौकरी में इकिगाई खोजना लगभग नामुमकिन है? शायद नौकरी के अंदर नहीं, लेकिन नौकरी के आसपास जरूर खोजा जा सकता है। हो सकता है आपका इकिगाई आपकी जॉब से जुड़ा ही ना हो सकता है वो वीकेंड पर आपके शुरू किए गए किसी साइड प्रोजेक्ट में हो। अच्छा। या किसी एनजीओ के लिए वॉलंटियर करने में हो। इकिगाई हमसे ये नहीं कहता कि अपनी नौकरी छोड़ दो, वो बस ये कहता है कि अपनी जिंदगी में उस चीज के लिए जगह बनाओ जो तुम्हें जिंदा महसूस कराती है। और ये सिर्फ काम या उद्देश्य तक ही सीमित नहीं है। जब हम ओकिनावा के लोगों की जीवन शैली को और गहराई से देखते हैं तो कुछ और दिलचस्प बातें सामने आती हैं, जैसे उनका सादा खाना, रोजाना की फिजिकल एक्टिविटी। लेकिन जो चीज सबसे अलग है वो है उनके सोशल कनेक्शंस। हाँ, और ये शायद पूरी पहेली का सबसे महत्वपूर्ण टुकड़ा है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। वहाँ मुआई की एक अद्भुत परंपरा है। मुआई ये बचपन के दोस्तों का एक समूह होता है जो जिंदगी भर एक दूसरे का साथ निभाता है। ये सिर्फ साथ में चाय पीने वाला ग्रुप नहीं है, ये एक तरह का सोशल सिक्योरिटी सिस्टम है। ओके। अगर किसी को पैसों की जरूरत है तो ग्रुप मदद करता है। अगर कोई इमोशनली टूट गया है तो ग्रुप उसे संभालता है। ये एक वादा है कि तुम जिंदगी में कभी अकेले नहीं होगे। ये तो आज के डिजिटल युग के बिल्कुल उल्टा है, जहां हमारे हजारों ऑनलाइन दोस्त हैं लेकिन जरूरत पड़ने पर शायद ही कोई दरवाजे पे खड़ा मिले। क्या हम वो असली कम्युनिटी वाला जुड़ाव खो चुके हैं? ये एक डरावना सवाल है। स्रोत इस बात पर जोर देते हैं कि एक लंबा और खुशहाल जीवन सिर्फ जिम जाने या सलाद खाने से नहीं मिलता। स्टडीज दिखाती हैं कि अकेलेपन का स्वास्थ्य पर उतना ही बुरा असर पड़ता है कितना? जितना दिन में 15 सिगरेट पीने का। ओह बाप रे। मुआई हमें याद दिलाता है कि गहरे भरोसेमंद रिश्ते हमारी सेहत के लिए उतने ही जरूरी हैं जितना अच्छा खाना या एक्सरसाइज। शायद हमारा इकिगाई सिर्फ हमारे अंदर नहीं बल्कि हमारे रिश्तों में भी छिपा है। और इसी से जुड़ा एक और आइडिया है, रिटायरमेंट। जैसा आपने पहले कहा, वहाँ ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। हमारे यहाँ तो 60 की उम्र को जिंदगी का अंत मान लिया जाता है। हाँ, कि अब बस आराम करना है। लेकिन जापानी विचार है कि आप समाज में तब तक योगदान करते रहते हैं जब तक आप कर सकते हैं। यहाँ काम को बोझ की तरह नहीं बल्कि पहचान के हिस्से की तरह देखा जाता है। अगर किसी की पूरी पहचान सिर्फ उसकी नौकरी के टाइटल से है, मैं मैनेजर हूँ, तो रिटायरमेंट के दिन उसकी पहचान खत्म हो जाती है। ये तो एक बहुत बड़ा मानसिक संकट है। बिल्कुल। लेकिन अगर आपकी पहचान आपके इकिगाई से जुड़ी है, मैं एक माली हूँ, मैं एक कहानीकार हूँ, तो आप कभी रिटायर नहीं होते। आप बस अपना काम करने का तरीका बदलते हैं। अगर कोई 30 की उम्र में ही अपने काम से थक चुका है तो समस्या शायद ओवरवर्क नहीं बल्कि उद्देश्य की कमी है। ठीक है, तो हमने ये समझ लिया कि इकिगाई क्या है, फ्लो क्या है और सामाजिक रिश्तों का क्या महत्व है। लेकिन अब उस सबसे बड़े सवाल पर आते हैं, शुरुआत कहाँ से करें? ये सब बातें सुनने में अच्छी लगती हैं, लेकिन कल सुबह जब मेरा अलार्म बजेगा तो मैं ऐसा क्या करूं जिससे मैं अपने इकिगाई के एक कदम करीब पहुंच जाऊं? मुझे लगता है सबसे बड़ी गलती जो हम करते हैं वो ये है कि हम इकिगाई को किसी खजाने की तरह सोचते हैं जो एक दिन अचानक मिल जाएगा। जबकि ये एक खोज की प्रक्रिया है जिसमें समय लगता है। और इसकी शुरुआत बड़े बड़े फैसले लेने से नहीं बल्कि छोटे छोटे प्रयोग करने से होती है। छोटे प्रयोग, जैसे कि अपनी जिज्ञासा का पालन करो
जैसी सलाह सुनने में तो अच्छी लगती है, पर अगर मेरी जिज्ञासा सिर्फ नेटफ्लिक्स देखने की हो तो? अच्छा सवाल है। शायद जिज्ञासा से बेहतर शब्द है ध्यान देना। इस बात पर ध्यान देना कि दिन में कौन से ऐसे पल थे जब आप सबसे ज्यादा जिंदा महसूस कर रहे थे। अच्छा। क्या वो तब था जब आप किसी दोस्त की समस्या सुलझा रहे थे, या जब आप अपनी बालकनी में पौधों को पानी दे रहे थे? ये फ्लो के छोटे छोटे क्षण ही सुराग हैं। उन्हें एक डायरी में लिखना शुरू करें। 1 हफ्ते बाद पैटर्न देखें। तो पहला कदम है सेल्फ अवेयरनेस, उन सुरागों को पकड़ना जिन्हें हम रोज की भागदौड़ में नजरअंदाज कर देते हैं, और फिर उन सुरागों पर छोटे छोटे दांव लगाएं। अगर आपको लगता है कि लोगों की मदद करने में आपको अच्छा लगता है, तो अपनी पूरी नौकरी छोड़कर सोशल वर्कर बनने की जरूरत नहीं है। ओके। शायद आप हर हफ्ते 2 घंटे किसी एनजीओ में वॉलंटियर कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको अपने हाथों से कुछ बनाने में मजा आता है, तो एक पॉटरी क्लास ले सकते हैं। इन छोटे प्रयोगों का मकसद ये नहीं है कि आप तुरंत अपना इकिगाई खोज लें। मकसद है अपने बारे में और सीखना, और सबसे जरूरी बात, दूसरों से अपनी तुलना करना बंद कर दें। ये कोई दौड़ नहीं है, ये आपकी अपनी बहुत ही निजी यात्रा है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो सोचने के लिए कुछ गहरे सवाल निकलते हैं। पहला, जैसा कि हमारे नोट्स में भी है, अगर पैसा कोई रुकावट ना होता, अगर सारे बिल भरने के लिए पर्याप्त पैसा मिल रहा होता, तो कोई अपना दिन कैसे बिताता? और दूसरा सवाल, जो शायद इससे भी ज्यादा जरूरी है, अगर लोगों की राय और उनके जजमेंट का कोई डर ना होता, तो आप क्या करना चुनते? कई बार हमारा असली पैशन समाज के दबाव या लोग क्या कहेंगे के डर के नीचे दबा रह जाता है। इन सवालों के ईमानदार जवाबों में ही शायद इकिगाई का रास्ता छिपा है। बिल्कुल, इकिगाई का सार शायद यही है, जल्दी नहीं बल्कि लगातार चलो, कंपटीशन नहीं बल्कि कंट्रीब्यूशन करो, और सिर्फ जीवित मत रहो बल्कि वास्तव में जियो। जिंदगी तब लंबी और सार्थक लगती है जब उसमें कोई वजह हो, वरना 100 साल भी एक सजा की तरह लग सकते हैं अगर हर दिन एक बोझ हो। और अंत में शायद हमें ये याद रखना चाहिए कि अपने इकिगाई को खोजने की ये यात्रा ही अपने आप में इकिगाई हो सकती है। ये खुद को जानने और बेहतर बनाने का एक अनथीन सफर है। इस सफर में हर दिन उठाया गया एक छोटा सा कदम भी एक बहुत बड़ी जीत है। तो आज की चर्चा के बाद शायद हम सबके लिए सोचने की बात यह है, वो एक छोटा सा कदम क्या हो सकता है? आज आप ऐसा क्या एक छोटा सा प्रयोग कर सकते हैं जो आपको आपकी जीने की वजह के थोड़ा और करीब ले जाए? जरूरी नहीं कि जवाब बहुत बड़ा हो, बस शुरुआत होनी चाहिए।